विद्यार्थियों, आज हम लोग वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में बात करेंगे। इस शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं इस हेडिंग में, वान डे ग्राफ। ये एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने सन 1931 में एक यंत्र विकसित किया जिसकी सहायता से बहुत ऊंचा विभव, लगभग 10 लाख वोल्ट तक का विभव उत्पन्न किया जा सकता था। इसलिए इसके साथ नाम जोड़ दिया जनित्र। जनित्र माने होता है उत्पन्न करने वाला, जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला। फिर से एक बार बात करते हैं। वान डे ग्राफ एक प्रोफेसर वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सन 1931 में एक जनित्र बनाया जिसकी सहायता से लगभग 10⁶ वोल्ट तक का विभव किसी वस्तु पर उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात बहुत ऊंचा विभव उत्पन्न किया जा सकता है। यह जनित्र दो प्रिंसिपल पर काम करता है। हम कह सकते हैं सिद्धांत। इसके दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है आवेश का विसर्जन अपेक्षाकृत नुकीले सिरों से प्राथमिकता पर होता है। इसका मतलब हुआ, आप लोगों ने देखा होगा गैस जलाने के लिए जो लाइटर हम घरों में प्रयोग करते हैं, उसमें आपने देखा होगा जब लाइटर को ऑन करते हैं तो एक चिंगारी निकलती है। आपने देखा होगा कि बीच में एक कवच होता है लाइटर में, उसके बीच में एक पिन होती है, वहाँ से एक चिंगारी निकलती है। कभी ध्यान से देखें तो चिंगारी हमेशा किनारे से निकलती है, कभी उसे छड़ के बीच वाले हिस्से से निकल कर नहीं जाती है। इसी तरह स्कूटर में, मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग जो होते हैं उनको कभी ध्यान से देखें तो उनकी पत्तियों के किनारे से हमेशा वो चिंगारी निकलती है, बीच वाले हिस्से से नहीं निकलती है। चिंगारी के निकलने का मतलब है आवेश का हवा में विसर्जित होना। तो स्पष्ट होता है कि आवेश का जो विसर्जन है वो नुकीले सिरे पर प्राथमिकता से होता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा होता क्यों है, इस बात को यहाँ समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी नुकीला सिरा होगा, किसी भी वस्तु का सिरा नुकीला होगा तो वो लगभग गोलाकार होगा, और गोलाकार होगा तो उसकी अपनी एक त्रिज्या होगी। कल्पना कर लेते हैं, सपोज इस तरह से कोई नुकीला सिरा है, तो ये जो सिरा है लगभग गोल होगा, और जब लगभग गोल है तो इसकी अपनी एक त्रिज्या होगी, और त्रिज्या है तो इसे आवेश देने पर, मान लो इसको हमने आवेश Q दिया है और इसकी त्रिज्या R है, तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R। यहाँ से Q बराबर निकल के आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू B इंटू R। इसके कारण इस नोक पर एक आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि अतः सिरे पर जो आवेश घनत्व है सिग्मा, ये बराबर Q/A होता है, और सिग्मा बराबर हो जाएगा, Q का मान है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के B इंटू R/A। जो है चूंकि गोल है सिरा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R वर्ग। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, R से R वर्ग कैंसिल हो जाता है, तो
तो ये आ जाता है एप्सिलॉन 0k इंटू बी बटे आर। तब सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0k होगी, ये उत्पन्न हो जाती है और ये बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन 0k बी बटे आर बटे एप्सिलॉन 0k। तो ये फिर से कैंसिल हो गया और E बराबर आ जाता है बी बटे स्मॉल आर। अब यहाँ अगर हम ये कहें कि हम B को नियत रखना चाहते हैं तो जितना R कम होगा E का मान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब R के अत्यधिक कम होने पर E का मान बहुत अधिक होगा। बहुत अधिक होगा। और जब E का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो आपने पीछे पढ़ा था परावैद्युत पदार्थ के लिए कि जब E का मान बढ़ेगा तो अर्थात इसके पास जो हवा है ना, वायु, जो वायु है यहाँ, तो वायु की अपनी एक परावैद्युत सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से अधिक अगर तीव्रता हो जाएगी तो वायु में भंजन हो जाने से आयन बन जाएंगे और वो आयन हवा में गति करना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात इसके नोक पर जो आवेश है वो हवा में जाना शुरू हो जाएगा, विसर्जित होना शुरू हो जाता है, जो चिंगारी के रूप में हमें इस स्पार्क प्लग में या लाइटर में दिखाई देता है। अब एक दूसरा और प्रिंसिपल आता है वान डे ग्राफ जनित्र में, वो है कि अगर हम दो गोली कोषों को सकेंद्री रूप में रख दें, एक छोटा गोली कोष लें और एक बड़ा गोली कोष लें, एक छोटा गोली कोष लें और एक बड़ा गोली कोष लें, एक ही केंद्र में रखें, सकेंद्री रूप में रखें। मान लेते हैं ये ए गोला है और ये बी गोला है, इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसकी त्रिज्या स्मॉल बी है। इस छोटे गोलीय कोष को हमने QA आवेश दिया हुआ है और अगर इन दोनों को एक तार से जोड़ दें आपस में, हम ये तार से मिला दें तो ये आवेश का एक हिस्सा इस बड़े गोली कोष पे चला जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखा यह गया कि सारा आवेश या यूं कहें अधिकतम आवेश सदैव बड़े गोलीय पृष्ठ पर रहता है, छोटे पर नहीं रहता है। हम कितना भी आवेश दें वो बड़े गोली पृष्ठ पर ही जाता रहता है और उसका विभव बढ़ता रहता है। तो ये कैसे होता है, इसे कहते हैं नंबर 2 पर बात। तो नंबर 2 सिद्धांत है ये हमारा, इस पर विचार करते हैं, बात करते हैं जरा। तो नंबर 2 लिया हमने सकेंद्रीय गोलों में आवेश सदैव बाहरी पृष्ठ पर जाता है, सदैव बाहरी पृष्ठ पर जाता है, यानी यहां पहुंच जाता है बी पर। तो कैसे पहुंच जाता है जरा इस पर विचार करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर इसका अपना एक विभव उत्पन्न हुआ है वो BA है, यहाँ पर अपना इसका एक विभव उत्पन्न हुआ है वो BB है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी गोली कोष के अंदर जो पृष्ठीय विभव है वो सब जगह बराबर होता है और पृष्ठीय विभव के बराबर होता है सब जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि A बिंदु पर यानी A गोली कोष के पृष्ठ पर कुल विभव जो है गोलीय कोष के पृष्ठ पर परिणामी विभव जो है BA बराबर होगा A का तो पृष्ठीय विभव
यानी ए का अपना पृष्ठीय विभव होगा और दूसरा इस बी गोले का भी पृष्ठीय विभव होगा। अब प्रश्न है कि भाई ए का अपना पृष्ठीय विभव कितना होगा, तो ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू आवेश क्यू ए बटे उसकी त्रिज्या ए। दूसरा बी का पृष्ठीय विभव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू बी बटे बी। अब हमने कहा इसी प्रकार बी गोले के पृष्ठ पर परिणामी विभव बी बी कितना होगा, तो अब हम कह सकते हैं ये है ए गोले के कारण बाहर बिंदु पर विभव, यानी ए इस गोले के कारण बाहरी बिंदु है, इसके लिए ये बाहरी बिंदु है तो वहां पर विभव, तो यहां तक की दूरी कितनी होगी इस बड़े गोले की त्रिज्या के बराबर प्लस उसका खुद का अपना विभव बी का पृष्ठीय विभव, ये हो जाता है। तो बी बी बराबर ए गोले के कारण विभव उत्पन्न हुआ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू आवेश तो क्यू था, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बड़े गोले की त्रिज्या के बराबर थी बी थी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू खुद का उसका विभव क्यू बी बटे बी। अब प्रश्न है कि इनके विभव में अंतर कितना है, तो अंतर के लिए हमेशा हम बड़े मान में से छोटे मान को घटाते हैं, अतः विभवांतर किसका ए और बी गोले का विभवांतर देखते हैं यहाँ पर हम। अब चूंकि यहाँ पर ये देखना होगा कि इसमें अधिक कोण है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि ए छोटा है तो ये मान अधिक होगा और ये बी बड़ा है ये मान कम होगा, तो बी ए माइनस बी बी साइड से लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। क्यों ऐसा है? क्योंकि ए इज लेस देन बी है, इसलिए बराबर। तो हम इसमें से घटाते हैं तो थोड़ा यहाँ नीचे लिखते हैं बी ए माइनस बी बी बराबर सारे मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू ए बटे ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू बी बटे बी माइनस ये वाला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू ए बटे बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू बी बटे बी। अब देखिए बी ए माइनस बी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया, तो ये आ गया क्यू ए बटे ए प्लस क्यू बी बटे बी माइनस क्यू ए बटे बी माइनस क्यू बी बटे बी। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्यू ए बाहर आ गया, तो बी ए माइनस बी बी बराबर क्यू ए बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कोष्ठक में 1/a माइनस 1/b। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया। एक तो ये आ गया कि इसमें क्यू बी नहीं है कहीं भी, केवल छोटे गोले का आवेश आया, यानी बड़े गोले पर कितना आवेश है इसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आप देख रहे हैं इसमें चूंकि a इज लेस देन v, इसलिए 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अतः हम यहां पर आ जाते हैं, अतः 1/a माइनस 1/b कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ये पूरा गुणा पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए बी ए माइनस
बी बी कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तभी आएगा जब बी ए का मान ज्यादा होगा, तो प्रमाणित हो गया। इसलिए बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, यानी कि बी गोले का विभव सदैव ए गोले के विभव से कम रहेगा। और आवेश का एक स्वभाव है कि वो हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर अपने आप जाता रहता है। और हम ये सोचें कि वहाँ जाके विभव बढ़ेगा, तो आप देख रहे हो कि ये विभवांतर बड़े गोले के आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर हम इस प्रक्रिया में छोटे गोले को आवेश देते जाएं तो वो अपने आप बड़े गोले पे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जिसके कारण उसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ता रहेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती रहेगी कब तक, जब तक हवा में आवेश का विसर्जन नहीं होने लगता है। और वो स्थिति लगभग आती है 10 की घात 6 वोल्ट पर जाकर के। ये प्रिंसिपल है हमारे वान डे ग्राफ जनित्र का। अब प्रश्न आता है कि वान डे ग्राफ ने जो जनित्र बनाया था वो किस टाइप का था, तो उसकी रचना पर बात करते हैं। तो सिद्धांत संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रचना की। इस प्रिंसिपल के आधार पर वान डे ग्राफ ने एक पहले तो बेस लिया, एक विद्युत रोधी पदार्थ का पटला लिया, विद्युत रोधी पटला बेस का काम करेगा। इस पर इन्होंने एक विद्युत रोधी बेलनाकार पाइप खड़ा कर दिया। कैसा बेलन था ये, खोखला। इसमें यहां पर इन्होंने 2 छिद्र किए और इन छिद्रों में एक धुरी डाल दी। और इस धुरी पर एक छोटी सी पुली लगा दी। पुली पी कह सकते हैं। और इस धुरी को एक बिजली की मोटर से कनेक्ट कर दिया। इसमें 2 तार थी, विद्युत मोटर, और ये हो गई हमारी पुली। इसके ऊपरी हिस्से पर भी ठीक इसी तरह से कटिंग बनाई। और इस कटिंग में भी एक धुरी डाल दी गई। एक धुरी डाल दी और इस धुरी पर भी एक गोलीय कोष छोटा सा लगा दिया। जो पुली का काम करेगा, कह सकते हैं ये P1 है पुली और ये P2 पुली है। इन दोनों के ऊपर एक रेशम के कपड़े की पट्टी चढ़ा दी। ये थी पट्टी। सामान्यतः ये रेशम के कपड़े की थी, रबर की भी चलती है, पट्टी चढ़ा दी। जब ये मोटर को हम बिजली से घुमाएंगे तो ये पट्टी घूमना शुरू कर देगी। इसी केंद्र को लेकर के यहाँ पर एक गोलीय कोष बड़ा सा गोली कोष रख दिया गया। इस तरह से एक गोली कोष रख दिया सी।
धातु का कोष ऊपर से रख दिया, इस कोष को एक तार से जोड़ते हुए यहां पर लगा दिया, एक संयोजी तार से जोड़ दिया। यहां पर एक कंघी लगाई, जिस कंघी में इस तरह के नुकीले सिरे थे। कंघी किसकी थी? धातु की। इसमें नुकीले सिरे थे। नुकीले सिरे का काम होगा आवेश को हवा में छोड़ना। इसको एक तार से इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया। ये एक बैटरी ले ली, इसका ये धन सिरा था, इससे जोड़ दिया तो ये भी धन हो गया, और इसका एक ऋण सिरा था, इसको जमीन में अर्थ कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। इधर मोटर चलाने के लिए एक धन और एक ऋण सिरा ले लिया। अब क्या किया कि जैसे ही इस विद्युत मोटर को चलाते हैं तो ये पट्टी घूमना शुरू कर देती है। ये पट्टी इस तरह ऊपर जाती है और इधर नीचे आती है। तो चूंकि ये बैटरी से जुड़ी कंघी थी, तो कंघी के जो सिरे थे इनमें से आवेश हवा में जाने लगता है, और वो आवेश इस पट्टी के सहारे सहारे पहुंचता है यहाँ इस गोली कोष पर, और यहां से इस तार से होकर के ये इस पर पहुंच जाता है। और ये गोलीय कोष, जो बड़ा वाला गोली कोष था, निरंतर आवेश को धारण करता रहता है, और जब ये बहुत ऊंचे विभव तक पहुंच जाता है तो हवा में आवेश का विसर्जन होने लगता है, क्योंकि विभव भंजक विभव को क्रॉस कर जाता है, उस समय हवा में जाने लगता है आवेश। इस तरह हमको यहाँ पर लगभग 10⁶ वोल्ट तक का ऊंचा विभव बड़े गोली कोष पर प्राप्त होता रहता है। ये धातु का गोली कोष था। ये है वांडे का जनित्र पूरा, जिसकी सहायता से हम दिष्ट स्रोत से बहुत ऊंचा विभव प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ी सी इसी में हम एक बात और कर लेते हैं। कई बार आता है कि संधारित्रों का उपयोग क्या है हमारे जीवन में, तो आप समझ सकते हैं कि संधारित्रों का प्रयोग आवेश को संचित करने के लिए करते हैं। तो इसके अलावा विद्युत के जो परिपथ हैं उनमें भी हम आवेश को संचित करने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक तरीके से ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का उपकरण है। इस आधार पर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में तमाम जगह प्रयोग करते हैं, और पंखों आदि में आपने देखा होगा वहाँ प्रयोग करते हैं, जिसे हम मार्केट की भाषा में कंडेंसर कहते हैं, और उसका वहाँ पर काम है फेज डिफरेंस पैदा करना, कलांतर पैदा कर देना, यानी एक ही फेज से दो फेज बना देना। इसी तरह रेडियो में इसका हम प्रयोग करते हैं। किसी भी दोलनी परिपथ में जो वैद्युत धारा दोलन करती है उसकी आवृत्ति को बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं रेडियो में, जिसके कारण हम एक ही रेडियो द्वारा एक ही समय पर एक ही स्थान पर मन माने किसी भी स्टेशन के कार्यक्रम सुन पाते हैं। क्योंकि रेडियो में जो फॉर्मूला है आवृत्ति का वो है F बराबर 1/2 पाई √LC। C वहाँ पर संधारित्र की धारिता होती है, उसमें हम एक ऐसा संधारित्र लगाते हैं जिसकी धारिता को हम बदल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इसे बदलने से उसकी रेडियो की आवृत्ति बदलती है। और जब हमारे रेडियो की आवृत्ति किसी स्टेशन की आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गरज होती है तो अनुनाद के कारण वही कार्यक्रम हमारा रेडियो बताने लगता है। अब बात आती है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगभग काफ़ी बातें समझ चुके हैं पीछे पढ़ते समय कि आकार के आधार पर ये गोल प्रकार के हैं, समांतर प्लेटों से बना हुआ संधारित्र है, और बेलनाकार संधारित्र भी हो सकते हैं, बेलन टाइप के दो चालकों से बनाया जाए। तीसरी बात आती है कि ये जो कोस या प्लेटें हैं ये बनी काय की हैं, ये पन्नी की हो सकती हैं, ये प्लेटों से बनी हो सकती हैं, दूसरे विद्युत अपघटन तकनीक से बनाई जा सकती हैं। तीसरा एक वर्गीकरण आता है कि इनमें हमने परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग किया है, वो कौन सा है। अगर उसमें कागज़ भरा है तो उसे कागज़ संधारित्र कहते हैं, अगर किसी में हमने मोम भरा है तो उसे मोम संधारित्र कहते हैं, किसी में पाउडर भरा है तो पाउडर संधारित्र कहते हैं, किसी में हमने तेल भरा है तो उसे तेल संधारित्र कहते हैं। तो इस प्रकार संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। और एक जो प्रमुख बात थी अभी
फिर से हम रिपीट करते हैं कि रेडियो में जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं परिवर्ती संधारित्र। उसमें हम प्लेटों के क्षेत्रफल को बदलते हैं किसी विधि द्वारा, जिसके कारण संधारित्र की धारिता में बदलाव होता है। ऐसे संधारित्र को हम परिवर्ती संधारित्र कहते हैं। और समझ सकते हैं कि संधारित्र को हम जनरली इस चिन्ह से बताते हैं, पर जब परिवर्ती संधारित्र होता है तो उसमें इस तरह से एरो बना देते हैं। इसका मतलब होता है ये परिवर्ती संधारित्र। इस तरह ये पाठ आपका पूरा हो जाता है। और इसमें आप सभी लोग सवाल भी देखें, कोई समस्या रहे तो हमें बताएं, हम आपको अवश्य संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।